चैनल बैंकिंग बड़ी बिकने हैं। सो आज से ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है कि जो भी SBI में जिनका सिलेक्शन हुआ है एंड जिन लोगों को मैं जानती हूँ, तो हम लोग उनसे ये सीखें कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो उनसे ये सीखें कि उन्होंने अपना सिलेक्शन कैसे लिया एंड किस टाइप के फेलियर्स उन्होंने देखे, मॉक टेस्ट किस टाइप का यूज़ किया, इंटरव्यू, मेंस, डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे की। तो इस पूरे सेशन में हम लोग पूरे डिटेल्स में बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के बारे में। And today I want to introduce all of you to Vartika, who have cleared SBI PO 2021. So Vartika, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय बेटा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम वर्तिका है। मैंने अभी SBI PO 2021 क्लियर किया है। अभी मैं नेहा के साथ हूँ। जो भी क्वेरीज होंगी आप लोगों के रिलेटेड, वो नेहा के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उसका आंसर मिले और आपको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वर्तिका हम लोग के साथ जुड़ने के लिए एंड मुझे ऐसी आशा है कि वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है आपसे वर्तिका कि जब आपने SBI PO का रिजल्ट सुना था या फिर जब आपने PDF खोला था तो फिर आपको कैसा फील हुआ था? तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कीजिए। जब मैं एक दो दिन पहले से ही ऐसा सुनने में आ रहा था कि आज रिजल्ट आएगा, कल आएगा, तो मैं रोज़ चेक करती थी बट आ नहीं रहा था। तो उस दिन अचानक से 7:30 के करीब में मुझे लगता है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे देखा कि रिजल्ट आ गया है और एज यूजुअल साइट खुल नहीं रही थी, तो PDF जो था उस पर डाउनलोड करके मैंने देखा। तो रोल नंबर मेरा था वहाँ पे। मुझे तो पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि आउट ऑफ एक्साइटमेंट और नर्वस मैं इतनी थी कि मुझे बिलीव नहीं हुआ कि हाँ वो मेरा ही रोल नंबर है। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने एक दो जगह अपने फ्रेंड्स को भेजा कि प्लीज़ चेक करो, वेरीफाई करो कि हाँ ये मेरा ही रोल नंबर है। उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ ये मेरा ही रोल नंबर है, तब मैं गई अपने पेरेंट्स को मैंने बताया। तो उसके बाद से तो बस रोलर कोस्टर बोलते हैं ना, तो अब ही जा रहा है। तो फिर हर जगह से फ़ोन, कॉन्ग्रेचुलेशंस और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसके बाद से। तो ओके वर्तिका, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने बहुत बड़ी चीज़ अचीव की है, SBI PO क्लियर किया है। बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन फिल करते हैं पर उसमें कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है। पर क्या आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था SBI PO क्लियर करने में, और क्या इससे पहले आपने बैंकिंग एग्जामिनेशन में कोई भी फेलियर्स नहीं देखे हैं? SBI PO का ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, लेकिन इसके पहले मतलब स्टार्टिंग से सबसे पहले जो SBI JA का आया था, तो वो मैंने एग्जाम दिया था। तो मेरा उसमें प्री क्लियर हुआ था बट मीन्स अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने RRB का भी एग्जाम दिया बट वहाँ पे भी मुझे फेलियर ही मिला। फिर उसके बाद से SBI PO का एग्जाम था और फिर मैंने IBPS PO भी एग्जाम दिया था। तो IBPS PO में भी मेरा प्री क्लियर हुआ था बट मेन्स मेरा अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ। तो फेलियर्स ज़्यादा मिले कह सकते हैं, बट हर फेलियर से कुछ ना कुछ मुझे पता चला कि मेरे क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। तो उसके बाद से अभी फिर मैं यहाँ हूँ। तो वर्तिका के मतलब बात करने से समझ में आ रहा है हम लोग को कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, या फिर अगर आपका RRB नहीं हो रहा है तो आप ये सोचेंगे कि मेरे से RRB क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं SBI के बारे में कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपका RRB क्लियर नहीं हो रहा, IPS क्लियर नहीं हो रहा तो SBI क्लियर नहीं होगा, या फिर SBI क्लियर नहीं हो रहा तो IPS क्लियर नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आप जिस फ्रेम ऑफ माइंड में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उस टाइम में आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है और आपने कैसे प्रिपेयर किया है उस चीज़ को। ठीक है, तो आप हर एग्जामिनेशन से सीखे, चाहे वो RRB का एग्जामिनेशन हो, SBI का एग्जामिनेशन हो या IPS का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो PO चाहे क्लर्क हो, दैट्स नॉट द मैटर, बट सीखना इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप अच्छे से सीखने पर फोकस करते हैं तो फिर वो रिजल्ट जरूर आता है। ओके, तो वर्तिका आप सबसे पहले अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड बताइए कि आपने ग्रेजुएशन कैसे की है और क्या आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का आपके इस एग्जामिनेशन में कोई मतलब आपको हेल्प मिला हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या फिर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं तो वो थोड़ा सा उनको हेल्प मिलती है सॉल्व करने में। तो आपकी जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या फिर आपकी अपने बैकग्राउंड के बारे में जो भी बताना चाहे वो बताइए। एक्चुअली मेरा बायो से था, स्ट्रीम मेरा बायो था। उसके बाद से मैंने फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन कर रखा है। तो नहीं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जो मुझे इधर हेल्प करेगा। और मैथ्स, ऐसा नहीं कि मेरे मैथ्स अच्छा नहीं था, 10th तक मैं मैथ्स में बहुत मतलब मुझे मन लगता था, मेरी मैथ्स अच्छी थी बट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी। तो फिर मुझे मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मेन प्रैक्टिस है मैथ्स में। और इंग्लिश में मेरा सही रहा हमेशा से क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से ही शुरू से मेरी पढ़ाई हुई है। तो ऐसे इंग्लिश के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, आप सीखिए हो, मैंने भी सीखा, पहले अपने आप को टाइम दिया। कभी मैं इस बात से परेशान नहीं हुई कि मुझे नहीं आता है। मतलब आपको थोड़ा पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद से आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो टाइम के साथ साथ वो भी आपकी प्रैक्टिस में आ ही जाएगा। तो मैंने भी बस वही ट्राई किया। जब आप वर्तिका जब आप बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर रही थी तो फिर उसके रिलेटेड आपके मन में क्या परसेप्शन था? मतलब आपके क्या फियर्स थे कि बैंक एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं होगा, या मैं आपको बहुत इजी लग रहा था हर कुछ कि मैं कर ही लूँगी? मतलब आपने तो क्वेश्चन वगैरह देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपके मन में क्या था और आपने क्या सोचा कि मुझे कैसे अप्रोच करना है? क्योंकि जो भी हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल के बैंक एग्जामिनेशन में पहली बार टारगेट कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे फियर्स हैं एंड डिफिकल्टीज है कि क्या करना चाहिए। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो फिर आपने कैसे अप्रोच किया इस एग्जामिनेशन रिलेटेड? क्या क्या आपने सोर्सेज से मतलब वेरीफाई किया कि मुझे एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी?
तो वो उसके बारे में आप कुछ बताइए हम लोग। हाँ, पहले डाउट था, बट मैंने कभी स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से, कुछ रिलेटिव से जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में है, उनसे मैंने बात की। तो मुझे बहुत तरह के रिस्पॉन्स आए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो तुम्हें रीजनिंग में भी प्रॉब्लम होगी, मैथ्स में भी प्रॉब्लम होगी। बट शुरू में मुझे लगा पता नहीं। फिर मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे और उसको देख के लगा कि सारी बेसिक चीज़ें ही हैं जो मैं जानती हूँ ऑलरेडी, बट टच में नहीं हूँ। तो फिर मैंने उससे प्रैक्टिस स्टार्ट किया। प्रीवियस ईयर कैसा पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, कैसा कट ऑफ रहता है, और मैंने मॉक भी दिया। मैंने सबसे पहले एक फ्री मॉक जो होते हैं मॉक टेस्ट, तो मैंने वो दिया था। तो उसमें तो मैंने बहुत पुअर परफॉर्म किया क्योंकि स्पीड प्रीलिम्स में तो स्पीड मैटर करती है। बट मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी तो ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। मैंने वो किया। फिर मैंने वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे, जो सक्सेस स्टोरीज देखी। फिर मैंने ये भी देखा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें माइंड में रख के मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मेन चीज़ होती है आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। सेल्फ डाउट करने की एक पूरी दुनिया है कि वो आपको बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं करता, हो सकता। बट अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो फिर ये मुश्किल हो सकती है। तो वो चीज़ रहनी चाहिए बस। और वर्तिका, मैंने जो भी आपसे बात की तो मुझे ऐसे समझ में आया कि सबसे पहले हम लोग को डरना बंद करना होगा कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक डाउट होता है और सब में होना भी चाहिए। हाँ, वो चीज़ ज़रूरी भी है। अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं लगना है। खुद सेल्फ मोटिवेशन के लिए वो ज़रूरी है। यस। तो फिर लेकिन हमेशा अपने आप पे डाउट भी नहीं करते रहना कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सो ये जो आपने पूरी प्रिपरेशन की, तो आप ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कब से आपने मतलब ऐसा लगा कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट पूरी तरीके से कर चुकी हैं? मतलब एक होता है ना कि एक पढ़ाई एक सीरीज में आ गई आपकी, वो आपकी कब से स्टार्ट हुई? एग्जाम्स 2021 से स्टार्ट किया। SBI JEE का मेरा फर्स्ट एग्जाम था, तो आई थिंक जून या जुलाई था, मुझे अभी याद नहीं है। तो उस टाइम से ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, फोकस बिल्कुल बैंकिंग एग्जाम पे फोकस करके। तो उसके बाद से लगातार एग्जाम हो ही रहे थे। पहले SBI क्लर्क हुआ था, फिर RRB BO, RRB क्लर्क, फिर SBI भी हुआ था, फिर IBPS भी। तो लगातार पढ़ाई चल ही रही थी तब से, और एग्जाम्स भी हो रहे थे। तो सारा मेरा 2021 में ही हुआ। सो ये जो आपने पूरी तैयारी की, आपने बहुत सारे फेलियर्स भी देखी, तो इसमें आपने क्या किया? मतलब आपने पेड कोर्सेज लिए किसी ऐप से, या फिर ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि ये आपके इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ठीक है, आपको पेड कोर्सेज लेना है या नहीं लेना है। आप यूट्यूब पे फ्री वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, आप पेड कोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और वो पता लग जाता है। आप 21 22 के हैं और आपको ये पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है क्योंकि 7 में आप रह नहीं गए, जो आपको पता करने के लिए टीचर चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि आपको पेड कोर्सेज चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हम खुद को गाइड कर सकते हैं। तो वर्तिका, आपको क्या लगता था? या फिर आपने पेड कोर्सेज लिया या फिर फ्री यूट्यूब चैनल से ही आपने प्रिपरेशन की? नहीं, ये बात सही है क्योंकि खुद सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है। तो मैंने सारी जो भी तैयारी है, मैंने यूट्यूब फ्री कोर्सेज से की, मैंने पेड कोर्स नहीं लिया था। और मेरा मानना है कि यूट्यूब पे आपको एम्पल सोर्सेज हैं कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा फ्री में। बट उसमें भी आपको इंपॉर्टेंस ये है कि आपको उसमें चूज़ करना है, डिसाइड करना है और अच्छे से सेलेक्ट करना है कि कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। तो आई थिंक कोई भी टॉपिक जो भी आप जिसमें आप वीक हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप पहले एकदम टाइम निकालिए और जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको आप पहले सेग्रीगेट करिए और देखिए अच्छे से कि कौन सा आपको सूट करता है। उसके बाद आप फिर आप उसको फॉलो करिए और रिलीजियसली फॉलो करिए। ये नहीं कि आज हमने इस टीचर का फॉलो कर लिया, फिर 2 दिन बाद दूसरे टीचर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब मिक्स एंड मैच नहीं करना है क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है इस तरह से, बट हमें टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैंने फिर यही फॉलो किया। तो यूट्यूब वीडियोस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो हम लोग ये सेलेक्टिव रहना है। वर्तिका के बोलने से मुझे समझ में आया कि सेलेक्टिव रहना है कि कौन सी वीडियोस को देखना है, कौन सी वीडियोस को नहीं देखना है। और मेरा एक क्वेश्चन था वर्तिका कि हम लोग क्या करते हैं, वीडियोस को ही कंटिन्यूसली देखते ही रहते हैं। ठीक है, और एग्जाम हमारा पास भी आ जाता है तो हम मॉक से ज़्यादा वीडियोस पर ही ध्यान देते हैं, सीख ही रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है किस स्टेज पे आके हम लोग को वीडियो से अपने प्रैक्टिस पे स्विच कर देना चाहिए या फिर वीडियोस पे ही ज़्यादा लगे रहना चाहिए? क्या ज़्यादा मतलब आपको मतलब स्ट्रॉन्ग करता है? नहीं, वीडियो का मेन पर्पस है कि आपको जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की, उसमें आपको क्या करना है, कैसा अप्रोच है, तो आप वीडियो से सीखिए। बट मेन होती है प्रैक्टिस, तो आप वीडियो से सीखिए। उसके बाद से पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। किसी भी टॉपिक से आप गूगल पे सर्च करिए, जैसे अगर रीजनिंग का कोई टॉपिक है, सिलॉग्स है, तो आप सिलॉग्स टाइप करके और फ्री पीडीएफ करिए, तो आपके पास बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। और वीडियो देखने के बाद से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ से सॉल्व करिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। और हो सकता है वीडियो से समझ में आ भी गई, बट इन द लॉन्ग रन आप वो याद नहीं कर सकते हो, आप भूल जाओगे उस चीज़ को। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वर्तिका कि प्रीलिम्स की तैयारी जो होती है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रीलिम्स और मेंस साथ में तैयारी स्टार्ट कर दें, पर ये भी कंफ्यूजन रहता है ना कि मेंस की तैयारी करने के लिए तो आपका एक बेस होना चाहिए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस के लेवल इतने हाई होते हैं कि आप अचानक से मेंस की तैयारी तो शुरू नहीं कर सकते हैं।
तो किस स्टेज पे जाके हम लोग को ये पता करना होगा कि मेरी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ मुझे मेंस को भी ऐड अप कर लेना चाहिए, या फिर मैं प्रीलिम्स को ही कंटिन्यू करूँ, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन मेरा क्लियर हो जाए तो मैं मेंस करूँ, या फिर स्टार्टिंग से ही मेंस करूँ? क्या लगता है प्रीलिम्स और मेंस में कितना टाइम का डिफरेंस होना चाहिए और कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ये मुझे बताइए। मेरी स्टार्टिंग से मैंने दोनों साथ में रखा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही। तो एक्चुअली प्रीलिम्स में क्या है कि बेसिक है, प्रीलिम्स में मेन स्पीड का है आपका जो भी और मेन है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और स्पीड कितनी है। तो जब भी नोटिफिकेशन आउट होता था तो उस समय से मैं प्रीलिम्स का थोड़ा टाइम करके टाइम में मैं डे वाइज डिवाइड कर देती थी। तो रोज़ आप नहीं तो मेंस का एटलीस्ट जैसे क्वांट का एक भी आया आप लगाना शुरू कर दीजिए, या रीजनिंग का एक पजल, और इंग्लिश तो आपका चलता है, आप रीडिंग तो कंटिन्यू करोगे, और साथ साथ में जीए। तो क्योंकि आप एक बार में जीए नहीं कर सकते हो, तो जीए भी आपका लगातार चलते रहेगा, तो बैक ऑफ माइंड में आपको रहता है कि आपने पढ़ रखा है, आपने कुछ तो तैयारी की है। प्रीलिम्स का जब प्रीलिम्स का डेट आ जाता था उसके एक महीने पहले से मैं प्रीलिम्स के मॉक्स लगाना शुरू कर देती थी। फिर मैं मॉक्स लगाती थी, उसके एनालिसिस करती थी, क्योंकि बस मॉक्स देना भी नहीं है, उसका एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया किस क्वेश्चन में, कहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए था वहाँ नेगेटिव हो गया। तो उस एक महीने में मैं पूरा प्रीलिम्स पे फोकस करती थी, और मेंस का मैं उसके बाद से प्रीलिम्स लेकर आए। फिर ये नहीं सोचना है कि मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, वो सब चीज़ें रहती है माइंड में, बट उसको हटा के और मेंस पे लग जाना है, और फिर मेंस के मॉक स्टार्ट कर देने देंगे, और जीए तो अपना रहेगा, जीए तो फिर करते ही रहना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब इस बारे में बात करेंगे कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, तो उसमें प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? पहले तो आप मुझे प्रीलिम्स के बारे में बताएंगे कि रीजनिंग में जैसे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि पजल्स कैसे सॉल्व करें, कम टाइम में पजल सॉल्व नहीं करेंगे, कि रीजनिंग में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स को लेकर और मेंस को लेकर? वही पैनिक नहीं होना, इनिशियली तो आपको टाइम लगेगा ही, वही प्रैक्टिस के साथ साथ फिर आपको स्पीड भी इंप्रूव करते जाता है, और फिर पता चल जाता है आपको कि पजल्स में एक केस बनेगा, दो केस बनेगा, तो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। तो प्रीलिम्स पे तो मैंने अंकुश शांबा सर को फॉलो किया था, उनकी यूट्यूब के थ्रू ही फ्री कोर्स जो उनका है, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला था, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैंने रीजनिंग किया था। तो और बाकी जो प्री का था तो मैंने मॉक से मेरा वो हो गया था। और मेंस के लिए भी मैंने लास्ट ईयर पीडीएफ क्वेश्चंस, और फिर अंकुश शांबा सर का ही मेंस का भी कोर्स आता है, मतलब कोर्स वही फ्री ऑफ कॉस्ट जो आता है उनका सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन पे आता है, तो मैंने यूट्यूब से वो फॉलो किया था। तो रीजनिंग मैंने ऐसे किया था, पजल्स मेरे भी स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगी, बट धीरे धीरे वो अपने आप प्रैक्टिस के साथ आपका कम होने लगता है, तो उसके लिए स्ट्रेस नहीं होना है, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। और नेक्स्ट मैं सबसे पहले क्वांट से पहले मैं इंग्लिश के बारे में पूछना चाहूँगी, बिकॉज इंग्लिश इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन SBI PO स्पेशली, क्योंकि इंग्लिश को लोग इग्नोर कर देते हैं। SBI PO में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है एंड 40 मार्क्स ना ऑब्जेक्टिव, यस। तो ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश 40 मार्क्स का होता है, इट मीन्स टोटल 90 मार्क्स SBI PO मेंस में इज ऑफ इंग्लिश। ओके, सो वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ इंग्लिश SBI PO स्पेशली। ओके, सो SBI PO के लिए इंग्लिश के लिए क्या प्रिपरेशन स्टार्ट, कैसे प्रिपरेशन किया, इस बारे में हम लोग को थोड़ा बताइए। मुझे तो ज़्यादा मैंने बताया कि मुझे ज़्यादा नहीं इंग्लिश के लिए कुछ अलग से करना पड़ा, मैंने कि जो भी मॉक्स है उससे ही किया, प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग वो इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जिसके लिए इंग्लिश नहीं है, जिसके लिए थोड़ी इंग्लिश मुश्किल होती है, तो पहले उनको टाइम निकाल के अपने बेसिक्स क्लियर करनी चाहिए, जो भी ग्रामर है उसको क्लियर करना होगा, और फिर रीडिंग की हैबिट करनी चाहिए। कम से कम आप एक पैसेज या दो पैसेज रोज रीड करिए, उसको सॉल्व करिए, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में होगा। जैसे अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेते हो तो उसमें सेक्शनल वो आते हैं, सेक्शनल टेस्ट आते हैं, तो आप इंग्लिश को फोकस करके इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और आपकी रोज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने वैसे ही इंग्लिश किया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट्स की, और क्वांट्स में जो कुछ एग्जामिनेशन होते हैं उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं RRB की बात करूँ और SBI की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उसमें लेवल का, ठीक है, और IPS भी उसके मिडिल में आ जाता है। तो एक ये होता है ना कि उस लेवल का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, इजी लेवल का, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट लेवल का, तो उन तीनों को कैसे बैलेंस करके चलें, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैथ्स तो मेरा वैसे सब्जेक्ट रहा नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से बताया कि मैथ्स में मुझे थोड़ा वो डर था, वो मुझे मैथ्स से ही लगता था कि अगर मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन या मैं कहीं पीछे रही तो हो सकता है मैथ्स की वजह से होगा, इसलिए मैं मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती थी। तो मैंने पहले टॉपिक वाइज मैंने सारे अपने बेसिक्स क्लियर किए। बेसिक्स क्लियर करने के लिए अमर सर यूट्यूब चैनल है, अमर सर, हाँ, तो मैंने उनको फॉलो किया था। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए मुझे लगता है उनसे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो किसी का मैथ्स अगर बहुत ही वीक है या किसी का बहुत अच्छा है वो सबको समझ में आता है। तो मैंने वो फॉलो किया था उनको अच्छे से। फिर प्री के लिए तो वही आपका प्री में तो स्पीड मैथ्स रहता है, तो मैंने फिर वो मॉक्स के थ्रू और प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू किया। मेंस के लिए इनफाइटेसिमल राजन सर का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो उस पर वो मेंस की क्लासेस कराते थे, प्रीवियस क्वेश्चंस की या DI सॉल्व कराते थे, तो मुझे उनका अप्रोच बहुत सूट करता था, तो मैं उनको फॉलो करती थी। तो फिर मैंने ऐसे ही मैथ्स के लिए ज़्यादा मेहनत की है, बट सोर्सेज यही थे मेरे। थैंक यू वर्तिका अपने सोर्सेज बताने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे यूट्यूब में कि
क्वांट्स का आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्वांट्स का आपने कैसे प्रिपेयर किया। बेसिकली मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मेरा बेसिक थोड़ा ठीक था क्वांट में, और मैं पढ़ा भी रही थी 9th-10th के स्टूडेंट्स को, तो मैंने ज़्यादा मॉक से ही दिया था। तो मैं ये बता नहीं पा रही थी कि सोर्स कौन से ज़्यादा अच्छे थे। तो आपने जैसे बताया कि अमर सर के वीडियोज़ जो बेसिक से अगर सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको ट्राई कर, मतलब उनके वीडियोज़ देखिए और समझिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, हाँ। फिर आप उनको कंटिन्यू कीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जीए का एक फोबिया टाइप बन गया है बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड। हालांकि मैंने इस फोबिया को कभी हावी नहीं होने दिया अपने आप पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्ट्रेंथ्स हैं उससे मैं एग्जाम जल्दी क्लियर कर लूँगी, इंस्टेंट की जो वीकनेसेस है उस पर बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस देने के कारण, ठीक है, देने से। ओके, सो जीए का जो एक फोबिया है, ये हो सकता है आपके अंदर भी होगा, तो आपने इसको कैसे टैकल किया। एंड जीए में कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि इसको डेली करें या फिर एक बार मंथ में आ गया वो पीडीएफ को पढ़ लें, तो डेली करना है, मंथली करना है, वीकली करना है, या फिर उसको रिटेन कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है और हमको लगता है कि ये वाला भी होगा, वो वाला भी होगा, ये भी होगा, सी भी होगा, वो कंफ्यूजन कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मुझे भी बताइए, आप हम लोग को बताइए कि आपने जी की प्रिपरेशन कैसे की, एंड जी का जो डर है जो पूरा मार्केट में है अवेलेबल, उसको आपने कैसे टैकल किया। जीए का डर तो है, बट एक्चुअली डर भी थोड़ा रहना भी है ताकि आप सीरियसली उसको करो, क्योंकि जीए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जीए टफ आता है। अभी मॉडरेट टू हाई लेवल का जीए एसबीआई में तो आ ही रहा है, और बस वन लाइनर नहीं है मेन दिक्कत ये, आप बस हेडलाइंस पढ़ के या फिर कोई वीडियो देख के आप जाके जीए नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मुझे भी था जीए का, क्योंकि एक बार होता है ना कि आपकी आदत में नहीं रहती है न्यूज़, आप उतना देखते नहीं हो, तो स्टार्टिंग में जब आप जीए प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, आपको उतना कुछ समझ नहीं आएगा, बट फिर भी आपको रोज़ करना है, और जीए डेली करना। एक मंथ में आप मंथली कंपाइलेशन पे रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उतना आपको समझ भी नहीं आएगा, उतना आपके दिमाग में रहेगा भी नहीं, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है लॉन्ग रन। तो मैं जीए डेली करती थी। मैंने अफेयर्स क्लाउड फॉलो किया था, तो अफेयर्स क्लाउड का दो तरीके से मैं उसके वीडियोस पे देखती थी जो यूट्यूब पे आते हैं, वो पर डे उनका वीडियो रहता था, और उसके बाद से जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था तो उसमें उनका पीडीएफ कोर्सेज था, तो उसमें भी उनकी पीडीएफ अवेलेबल होते थे। मैं रोज़ वीडियो देखती थी, और फिर उनका जो क्वेश्चन आंसर उनका पीडीएफ जो आता है तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। एक आपका पॉकेट पीडीएफ होता है, एक टॉप 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ होता है, एक होता है पूरा डिटेल्ड का। तो जब तक एग्जाम्स पास नहीं आते तब तक मैं डिटेल वाले से पढ़ती थी, और उससे फिर मैं हाईलाइट कर करके और वीडियो क्योंकि रहता था तो दोनों रिलेट हो जाता था, और हर वीक के एंड पे मैं दोनों को फिर से रिवाइज कर लेती थी। और जब एग्जाम्स पास आ गए तो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे, भाई जो भी आप कह सकते हैं कि पॉइंट वाइज जो शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाए थे, तो फिर मैं लास्ट में उस पर ही वो रिवाइज कर लेती थी। तो है, आपको मेहनत करनी है तो मेहनत तो लगेगी, लेकिन इसी तरह से आपको जीए फिर एग्जाम में याद रहेगा ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, क्योंकि ऊपर ऊपर से देख के और बस 6 महीने का 1 महीने में वीडियो करके आपको कोई फ़ायदा नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा डर है, बट मेहनत से हो जाएगा। क्योंकि जीए के वेटेज काफ़ी रहते हैं एग्जाम में, और मेन है कि उसमें कुछ मतलब एनालिटिकली सॉल्व नहीं करना होता है ना, जैसे रीजनिंग पॉइंट में सॉल्व करना होता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा फोकस जीए पे रहता है कि अगर याद रहा तो वो तो मार्कर पे ही आएंगे, ठीक है, तो इसलिए जीए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आईपीएस पीओ में भी डिस्क्रिप्टिव है एंड एसबीआई में भी डिस्क्रिप्टिव है, तो इसको कैसे करना है। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि स्पीड को लेकर मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी, हो सकता है बाकी एक्सपीरियंस को भी कोई स्पीड को लेकर प्रॉब्लम, तो आपने इसको कैसे टैकल किया एंड किस टाइप से आपने कब इस डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस स्टार्ट की। क्या प्रीलिम्स के टाइम से डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर देना है, या फिर मेंस की एग्जामिनेशन के डेट के बाद हमें डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करना है, एंड सोर्सेज क्या होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में जो टॉपिक्स होते हैं उसके भी सोर्सेज के लिए कंफ्यूजन रहता है, तो किस सोर्स से आपने डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स को कवर किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। डिस्क्रिप्टिव मैंने मेंस का डेट आया था उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे पता चला था काइंडली का पीडीएफ का कोर्स आता है, मतलब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप उसके पेज पे जाके वो जितने भी बर्निंग टॉपिक्स है जिससे आ सकता है या लेटर जो भी रहता है तो वो टॉपिक वाइज रहता है, तो आप वहाँ पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से किया था, तो उसके बाद से वो आंसर भी देते हैं कि आपको मतलब किस तरह से फ्रेम करना चाहिए और क्या आपको इसमें डालना चाहिए। मेनली डिस्क्रिप्टिव में कुछ ज़्यादा ये नहीं कि हमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स लिखना है या बहुत ऐसा कुछ कोर्स डालना है, बेसिक इंग्लिश लिखनी है जो कि एआई चेक करता है उसको भी, तो आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, आपकी पंक्चुएशन सही होनी चाहिए, वर्ड लिमिट्स ध्यान रखनी चाहिए, और बस सिंपल बेसिक इंग्लिश आपको उसमें रखना है, तो जो भी है। और मेरे ख्याल से जैसे जब भी डिस्क्रिप्टिव का पेज ओपन होता था एग्जाम के टाइम, तो पहले मैं टॉपिक्स देख लेती थी, और मैं अपने रफ शीट पे मैं टॉपिक्स का जो भी मुझे पहले पॉइंट्स आए कि मुझे ये चीज़ें डालनी है, तो मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ 4-5 कि ये मुझे डालना है, क्योंकि क्या होता है कि आप एक बार टाइप करना शुरू करो ना, तो मेरे साथ होता था कि मैं सोच रही हूँ फिर मैं ब्लैंक हो जाती थी, तो इसलिए अगर मेरे सामने रहता था कि मैंने टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हैं तो फिर मैं उसको कंटिन्यू कर लेती थी। तो स्पीड का कभी इशू नहीं हुआ है, और फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है लेटर में, तो खासकर आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है, तो उसी तरह आप ज़्यादा नहीं, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। सो अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात की, एंड डिस्क्रिप्टिव मुझे लगता है कि अगर मैं फिर से एग्जाम दूँ तो वर्तिका से सीख के मैं डिस्क्रिप्टिव को और अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा
ऐसा लगता है कि मैंने डिस्क्रिप्टिव शायद उतना अच्छा नहीं किया जितना मुझे खुद से एक्सपेक्टेशन थी, मुझे करना चाहिए। हालांकि एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ओके, ऑलवेज ओके। सो अभी भी हमेशा कोई भी परफेक्ट नहीं हो पाता है। एग्जामिनेशन क्लियर होने का मतलब नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, अभी भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है जो कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग इंप्रूवमेंट चलती रहेगी। ओके, सो अगर मैं बात करूँ मेंस डिस्क्रिप्टिव की, हम लोगों ने बात कर ली, पर टेस्ट सीरीज आपने कौन से टेस्ट सीरीज लिए थे वो आप हम लोगों को बताइए। एंड टेस्ट सीरीज आप कैसे देती थी, जैसे आप पूरा फुल टेस्ट देती थी, सेक्शनल देती थी, या सेक्शनल देती थी तो कब देती थी? आपको ऐसा लगता था कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आप सेक्शनल देती थी, तो उसको पूरा बताइए कि टेस्ट सीरीज आपने कैसे ली एंड उसको कैसे एनालिसिस किया। टेस्ट सीरीज हमेशा 2 सोर्सेज से फॉलो करना अच्छा होता है। तो मैंने प्री के लिए अड्डा का लिया था टेस्ट सीरीज, तो मैं अड्डा का प्री के लिए फॉलो करती थी, और प्रैक्टिस मॉक का भी मेरे पास टेस्ट सीरीज था, तो मैं दोनों से ही करती थी। प्री का मैंने दोनों के टेस्ट सीरीज को फॉलो किया है, और मैं फुल टेस्ट ज़्यादा देती थी। प्री के लिए तो स्पेशल मैंने हमेशा फुल ही दिया है। और मेन होता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेस्ट सीरीज बस अटेम्प्ट करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप कहाँ स्टैंड करते हो, और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप दूसरे टेस्ट में फिर से कुछ चीज़ें आपको गलतियाँ दोहराओगे। तो वो चीज़ें थी। उसके बाद से मेंस के लिए मैंने पूरी तरीके से प्रैक्टिस मॉक ही फॉलो किया था। तो और मेंस में सेक्शनल मैंने क्वांट के लिए किए थे, और रीजनिंग में भी मैंने कुछ सेक्शनल लिए थे। बट मेंस में भी ये नहीं है कि जैसे आप टेस्ट सीरीज आप ज़्यादा मत दो मेंस का भी, क्योंकि मेंस का वैसे ही 2.5-3 घंटे का होता है, तो आप 1-2 और वीक में मैं 2 प्लान करती थी कि मेंस के लिए। तो और बाकी जो भी डेज बचते थे उसमें मैं एनालिसिस करती थी कि अच्छे से मैं सारे क्वेश्चंस और किस तरीके से, या फिर मेंस में बोलते हैं कि मेन चीज़ होती है आपको क्वेश्चन सिलेक्शन क्या होता है। तो कई बार होता है कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसी में लग जाते हैं, जबकि पता चलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कम टाइम लगता है और वो ज़्यादा ही है। तो ये चीज़ें होती है, तो ये मॉक देने से पता चलता है, और एनालिसिस से ज़्यादा पता चलता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन को चूज़ करना है, किसको अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ देना है, क्योंकि मेंस में मेन छोड़ने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ज़्यादा देर आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो उससे। तो मैंने प्रैक्टिस मॉक ही फॉलो किया। ओके, सो प्रीलिम्स और मेंस तो हम लोगों ने वर्टिकल से बहुत अच्छे से समझ लिया है, एंड आई होप आप लोग इस सेशन से कुछ सीख रहे हैं पूरी तरीके से। सो अब इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपने जो पढ़ा है उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू। सो बट प्रेजेंटेशन के अलावा आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस है। हाँ, तो वो नॉलेज कैसे गेन करनी है हमें, एंड अपने आपको प्रेजेंट कैसे करना है, सो दैट वी कैन लुक एज अ बैंकर। ओके, सो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, या फिर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने कोई कोर्स लिया या नहीं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो पहले इसके बारे में बताएं। नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। मैंने यूट्यूब के से ही देखा था, एक्सपीरियंसेस देखे, और मेनली नॉलेज की जहाँ तक बात है तो बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, बैंकिंग में क्या अभी रिसेंट चेंजेस आए हैं या फिर क्या नया है, तो वो मैं अनिल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल है, तो उनके बहुत 5 मिनट 4 मिनट के ऐसे रोज़ वीडियोज़ आते थे, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, उससे हेल्प मिलता है। और जहाँ तक बात है कि पर्सनैलिटी की, तो कॉन्फिडेंस रहता है, तो ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि आपकी नॉलेज जज हो चुकी है तो आपको बस पर्सनैलिटी पे काम करना है, क्योंकि आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आपको कुछ खुद में नहीं कि नहीं, आपसे कुछ भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकते हो, तभी कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए मैंने बैंकिंग से रिलेटेड तैयारी की थी। फिर आपका जो स्ट्रीम होता है उस पर आपको अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा सवाल उसी से होते हैं कि आप इतने दिन ग्रेजुएशन करके आए हो तो आपने वहाँ से क्या सीखा है, तो उससे क्वेश्चन होते हैं, आपकी हॉबीज से क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वेश्चन वैसे तो आपको भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहे हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, बट आपको फिर भी अपने तरफ से 100% प्रिपेयर होकर जाना होता है और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। तो मैंने भी बड़ी कोशिश की, और होपफुली वैसे जब मैं इंटरव्यू से बाहर आई थी तो भी मुझे पता नहीं था कि पता नहीं मेरा कैसा हुआ कैसा नहीं, बट फिर भी थोड़ा लग रहा था कि नहीं, जितना 100% नहीं, लेकिन मैंने 80% तो अपना परफॉर्मेंस दिया ही था। सो इंटरव्यू में मेनली ये है कि जो कॉन्फिडेंस है वो आपको नॉलेज से आएगा। हाँ, एक और चीज़, ब्लफ नहीं करना होता है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि सॉरी सर मैं नहीं जानता हूँ या मैं नहीं जानती हूँ, rather than आप उसके लिए आप तुक्का मारिए या फिर अज्यूम करिए, वो चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं। वो हमारे सामने जो भी बैठे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत हाई लेवल पे वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और उनका हर साल का काम है हमारे जैसे बच्चों के इंटरव्यूज लेना, तो उनको अच्छे से पता चल जाता है कि आप क्या सच बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो। तो बस बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंस, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। थैंक यू वर्तिका। मुझे लगता है कि वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सेक्शंस लाइक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज, एंड मेंस में स्पेशली जो इंग्लिश का रोल है एंड डिस्क्रिप्टिव, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड होता है प्रिपरेशन करने के टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि डेली हम मोटिवेटेड रहते हैं। क्या ऐसा होता है कि आप डेली 6 आवर्स का प्लान बनाती थी और डेली 6 आवर्स फॉलो करती थी, या डेली 7 आवर्स का प्लान बनाती थी या डेली 7 आवर्स फॉलो करती थी? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट होना है, तो कंसिस्टेंट किस वे में होना है ये मुझे आपसे जानना है कि 7 आवर्स का मैं प्लान बना रही हूँ, 7 आवर्स डेली में 1 ईयर तक पढ़ाई कर रही हूँ, तो फॉर मी दैट वाज नॉट पॉसिबल।
पर कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये मेरा अप्रोच था। तो आपके लिए कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है और कंसिस्टेंट कैसे रहें जो आपका फ्रेम ऑफ माइंड है, क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ हमें एग्जामिनेशन की तैयारी लाइफ में तो करनी नहीं है और बहुत सारे फेजेस चल रहे होते हैं साथ साथ एग्जामिनेशन के साथ, किसी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके साथ कैसे डील करना है, अपने फ्रेम ऑफ माइंड को कैसा बना के रखना है ताकि हम एग्जामिनेशन पे अधिक फोकस कर पाएँ, उसके बारे में बताइए। ये ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आपका माइंड पीसफुल नहीं रहेगा, आप कुछ भी प्रैक्टिस करिए या कुछ भी करिए या पढ़ाई करिए, वो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड फील करेंगे। और प्रिपरेशन में ऐसा टाइम होता है कि वो ऑब्वियस होता है कि आप बिल्कुल इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो ये सबके साथ होता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा कभी ये नहीं था कि मुझे आज इतने घंटे का है तो मैं इतने घंटे ही करूँ। मेरे को मुझे ऐसा लगता था कि जो भी कंटेंट है या एक टॉपिक मैंने किया है तो मैं अच्छे से समझ रही हूँ, और बीच बीच में ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। मुझे मैं ऐसा नहीं होता कि मैं एक ही स्ट्रेच में 6 घंटे 5 घंटे पढ़ लूँ, ऐसा मुझे सूट नहीं करता है। तो मैं बीच में ब्रेक लेती थी, बीच में फैमिली के टाइम साथ भी टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि आपका माइंड डीक्लटर होता है, थोड़ा थोड़ा फ्रेश होता है। आप बस प्रिपरेशन में नहीं हो, आपको पता चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है, थोड़ा आप रिलैक्स कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ एक रूटीन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रूटीन में हो तो आप अपने लिए भी कुछ करें, जैसे फिजिकल फिटनेस या किसी को सूट करता है मोटिवेशन करना, तो थोड़ा टाइम निकालना अपने लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बस आप पढ़ाई करते रहोगे तो वो कंपाइलर होते रहेगा और फिर आप वो होता है कि आप तैयारी तो अच्छे से कर ले रहे हो बट एग्जाम में फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये माइंड का भी, माइंड हेल्दी होना भी और बॉडी हेल्दी होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी और आपकी माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन किसी काम की नहीं। ओके वर्तिका, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ नाइस इंटरव्यू विद अस। मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ मैंने खुद भी सीखी आपसे जो मुझे नहीं पता था कि ये सब भी कर सकते हैं। एंड हर एक्सपीरियंस को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी क्या कर सकते हैं। तो कोई भी एक्सपीरियंस को सुनिए कि वो क्या कर रहे हैं या फिर क्या उन्होंने मिस्टेक्स की, किस तरह का उनका फ्रेम ऑफ माइंड था। जैसे कि वर्तिका फिजियोथेरेपी से हैं, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन फिजियोथेरेपी में किया है, तो उनके लिए उनकी जो मतलब उनके लिए उनका हेल्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिजियोथेरेपी के बाद बैंकिंग के लिए मतलब सोचना, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वर्तिका ने एक स्टेप लिया कि मैं बैंकिंग करूँगी, एक हिम्मत दिखाई, ठीक है। और मैथ्स मुझे लगता है कि आपने 10th तक ही की थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, मैम मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि वर्तिका का मैथ्स 10th तक में अच्छा था तो इसीलिए अच्छा था, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके। सो उस टाइम के बाद जब छूट जाता है मैथ्स 10th के बाद तो फिर लोगों का फिर सब खत्म हो जाता है, परसेंटेज और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भूल जाते हैं हम लोग। सो वर्तिका के लिए सब मुझे लगता है क्वांट स्टार्टिंग से ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ा होगा। सो और इसमें बहुत सारी बातें हो सकता है जो आपको क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी जो भी हमारे SBI PO में क्लियर कर चुके हैं उनसे भी बात करूंगी, तो हो सकता है कि उनसे आपको कुछ हेल्प मिले आपकी बातों से सुन के कि इंडिविजुअल अपने आप को पहचानना, इंडिविजुअली what you are and what you have to do, okay, and what you need, that is more important than listening to everybody and following everybody, okay. You listen everybody and learn from everybody, but आप सब कोई अलग है। हाँ, जैसे मैंने जो प्रिपरेशन की और वर्तिका ने जो प्रिपरेशन की, मुझे लगता है काफ़ी डिफरेंस है उसमें, बट वी आर हियर। जो आपको सूट करता है, जो आपको सूट करता है, आपको क्या समझ में आ रही चीज़ें, वो इंपॉर्टेंट है। ये सही बात आपने बोली कि लर्न फ्रॉम एवरीवन बट देन चूज योर ओन पाथ एंड मेक योर ओन पाथ। और बेसिकली एक चीज़ मुझे मैं बोलना चाहूँगी कि फेलियर्स आते हैं, सब कुछ होता है, और हर दिन ज़रूरी नहीं है कि आपका अच्छा हो रहा हो और हर दिन बहुत ज़रूरी नहीं कि खराब ही हो रहा हो। बट मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आप हमेशा ग्रेटफुल रहो, आप पॉजिटिव रहो। ये नहीं कि आप कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो क्रिप करने लगते हैं या फिर बहुत उदास हो जाते हैं और उसी चीज़ में 1-2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। तो वो आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एसेट है आपके लिए। तो टाइम जितना इंपॉर्टेंट हो सके, जितना आप बचा सको और जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सको, वो मैटर करता है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपके साथ जो लोग हैं वो भी खुश रहेंगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी अचीवमेंट भी आपको बहुत खुशी देगी। तो लाइफ में बस एक मैटर करता है। एग्जाम्स तो आते हैं जाते हैं, बट मेन SBI PO आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, जो आपको इन द लॉन्ग रन बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच वर्तिका। लगता है कि सेशन को यही एंड करना चाहिए। एंड वर्तिका से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका आंसर वर्तिका को देना चाहेंगे। हाँ ज़रूर। ओके वर्तिका, अच्छा लगेगा उनको भी हेल्प करने में आप लोगों को। थैंक यू नेहा, मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी जर्नी शेयर करके, और होपफुली इससे मैं गाइड कर सकी हुई या फिर बहुत लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी मुझसे, जितना हम लोगों से। और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी SBI PO है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।